हाय गाइस, आई एम अन्विता द्विवेदी फ्रॉम टारगेट फॉर आईक्यू। और अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के पीडीएफ फॉर्म में नोट्स चाहिए तो आप हमारा पब्लिक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। और इसके अलावा हमारे कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन आपको इन पब्लिक ग्रुप पे मिल जाएगी। ये ग्रुप्स बेसिकली आपको प्री और मेंस डिफरेंट स्टेट्स की जुडिशरी के प्री और मेंस दोनों के लिए मटेरियल अवेलेबल कराते हैं। सो नाउ मूविंग ऑन टू टुडेज टॉपिक, दैट इज़ जनरल एक्सेप्शंस, यानी कि साधारण अपवाद। चैप्टर 4 ऑफ आईपीसी इज़ नोन एज जनरल एक्सेप्शन। इसे हम हिंदी में साधारण अपवाद के नाम से भी जानते हैं। दिस चैप्टर कंटेन्स फ्रॉम सेक्शन 76 टू सेक्शन 106, यानी कि इस चैप्टर में सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 106 तक के नियम मौजूद हैं। और ये नियम बेसिकली किसी भी पर्सन को उसकी क्रिमिनल लाइबिलिटी से मुक्त करते हैं, एग्जेम्प्ट करते हैं। यानी कि कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ये जो नियम है सेक्शन 76 से सेक्शन 106 के, वो किसी व्यक्ति को उसके आपराधिक दायित्व से मुक्त करते हैं। कुछ सेक्शंस, ये जो सेक्शंस हैं बेसिकली कुछ कार्य ऐसे होते हैं, सम एक्ट्स आर देयर, जो प्राइमा फेसाई यानी कि प्राथमिक तौर पे उनको देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि वो आपराधिक लगते हैं, यानी अपराध प्रतीत होते हैं। परंतु यदि उन कार्यों को कुछ विशेष परिस्थितियों के समय किया जाए तो उन्हें अपराध की श्रेणी से मुक्त किया जा सकता है। यानी कि कुछ एक्ट्स प्राइमा फेसाई जो ऑफेंस लगते हैं, अगर उनको हम कुछ डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में करते हैं तो वो एज एन एक्सेप्शन ट्रीट हो सकते हैं। This means कि these sections creates exceptions under special circumstances to exclude certain acts from the category of offense. Now, moving on to the sections, today we are going to read about section 76 and 79. अब आप सोचोगे हम 76 के बाद 77 क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो सेक्शन 76 है और 79 है, दे बोथ डील्स विद द सेम प्रिंसिपल इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस अंडर विच एक्सेप्शंस टू बी प्रोवाइडेड। यानी कि जो धारा 76 और 79 है, दोनों एक ही सिद्धांत पे कार्य करती हैं और एक ही सिद्धांत पे कार्य करते हुए ये डिफरेंट सिचुएशंस के लिए डिफरेंट एक्सेप्शंस या अपवाद बताती हैं। नाउ सेक्शन 76 और 79 क्या कहते हैं? एक्ट्स डन बाय पर्सन्स बाउंड बाय लॉ एंड जस्टिफाइड बाय लॉ। यानी कि सेक्शन 79 और 76 डील करता है उन लोगों से या उन एक्ट से जो कि ऐसे पर्सन्स द्वारा किए गए हों जो कि बाउंड बाय लॉ हों और जस्टिफाइड बाय लॉ हों। अब ये जो टर्म है बाउंड बाय लॉ एंड जस्टिफाइड बाय लॉ, इसको आपको ध्यान में रखना है। वी विल डील विद दीज टर्म्स इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो। नाउ let's read the section 76. Section 76 says that deals with the acts under the acts done by a person bound or by mistake of fact behaving himself bound by law. यानी कि सेक्शन 76 ऐसे एक्ट से डील करता है जो कार्य विधि द्वारा बाध्य व्यक्ति ने किया हो अथवा तथ्य की भूल के कारण स्वयं को विधि द्वारा बाध्य समझने वाले व्यक्ति ने किया हो। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यहाँ पे तथ्य की भूल, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो कोई भी व्यक्ति अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से ये समझता है कि वो लॉ द्वारा या लीगल प्रिंसिपल द्वारा बाउंड है इस किसी कार्य को करने के लिए, वो कार्य, या फिर वो एक्चुअली में लॉ द्वारा बाउंड है उस कार्य को करने के लिए, वो कार्य, तो उन कार्यों से ये सेक्शन डील करता है या उन कार्यों से को एक्सेप्शंस में लाता है। नाउ एक बार सेक्शन रीड कर लेते हैं हम यहाँ पे। The section says that nothing is an offense which is done by a person who is or who by reason of mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith believes himself to be bound by law to do it. यानी कि सेक्शन का मतलब है कि कोई भी ऐसा कार्य ऑफेंस में नहीं आएगा या कोई भी ऐसा कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा जो कि किसी ऐसे व्यक्ति ने किया हो जो या तो उस कार्य को करने के लिए विधि द्वारा बाध्य है और या फिर वो किसी तथ्य की भूल के कारण, यानी बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, और ना कि कानून की भूल के कारण ये समझता हो कि वो यह कार्य करने के लिए विधि द्वारा बाध्य है। अब इस सेक्शन को आगे हम इलस्ट्रेशन से क्लियर करेंगे और इसके एसेंशियल से क्लियर करेंगे। तो पहले हम एसेंशियल समझ लेते हैं कि सेक्शन 76 के एसेंशियल्स क्या हैं। देखिए, सेक्शन 76 ऐसे एक्ट्स की बात करता है या ऐसे एक्ट्स को अपराध की श्रेणी से मुक्त करने की बात करता है जो एक्ट किसी ऐसे व्यक्ति ने कमिट किए हो जो कि बाउंड बाय लॉ हो उस कार्य को करने के लिए, यानी एक्ट डन बाय पर्सन हु इज़ बाउंड बाय लॉ टू डू इट। तो पहला एसेंशियल तो यही है। उसके बाद या फिर ये ऐसे एक्ट्स को अपराध की श्रेणी से मुक्त करता है जो कि ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए हों जो ये बिलीव करता हो कि वो ऐसा करने के लिए विधि द्वारा बाध्य है।
यानी एक्ट्स डन बाय पर्सन हु बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ टू डू दोज एक्ट्स। अब ये जो बिलीफ है जिसकी वजह से वो ये मानता है कि वो ये कार्य करने के लिए विधि द्वारा बाध्य है, ये बिलीफ किस बेसिस पे फॉर्म होना चाहिए? ये बिलीफ हमेशा मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बेसिस पे फॉर्म होना चाहिए। यानी ये जो बिलीफ आया है उस व्यक्ति के अंदर, वो उसे किसी तथ्य की भूल के कारण वो ये ऐसे समझने लगा है कि वो बाउंड बाय लॉ है, ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ। अब यहाँ पे मिस्टेक ऑफ लॉ का मतलब है कि उसे ऐसा नहीं कि उसे किसी कानून के किसी नियम की गलत जानकारी है, बल्कि उसे तथ्यों की गलत जानकारी है, जिस वजह से वो ऐसा समझ रहा है कि वो यहाँ पे विधि द्वारा बाध्य है। अब इसका एग्जाम्पल आप इस तरीके से ले सकते हैं कि आप मिस्टेक ऑफ लॉ के अंडर में जैसे आप ये क्लेम नहीं कर सकते हैं कि आपको ये नहीं पता है कि किसी पर्सन का मर्डर कमिट करना क्राइम है, तो यहाँ पे ये मिस्टेक ऑफ लॉ हो जाएगा। पर हाँ, आप ये ज़रूर क्लेम कर सकते हैं कि जैसे आपने किसी व्यक्ति को या आप ऐसा मान लीजिए कि रात का टाइम है और अंधेरे में कोई व्यक्ति जंगल में या फिर पेड़ के ऊपर बुलेट फायर करता है, बट उसे नहीं पता है उस पेड़ के पीछे कोई व्यक्ति छिपा हुआ है, और बिल्कुल भी रीजनेबल नहीं है कि रात में वो व्यक्ति ये सोच ले कि कोई व्यक्ति पेड़ के पीछे जाके छुपेगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे इसे ड्यू टू मिस्टेक ऑफ फैक्ट माना जाएगा, यानी तथ्य की भूल मानी जाएगी कि उस व्यक्ति को ये पता ही नहीं था कि वहाँ पे कोई व्यक्ति छुपा हुआ है, अदरवाइज वो गोली नहीं चलाता। तो उसने यहाँ पे पेड़ को समझ के गोली मारी थी, किसी व्यक्ति को समझ के गोली नहीं मारी थी। ठीक है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ दैट बिलीफ वॉज फॉर्म ड्यू टू द मिस्टेक ऑफ फैक्ट। नाउ अब ये जो बिलीफ है दैट मस्ट बी इन गुड फेथ। गुड फेथ का मतलब हमें पता है कि सद्भावना द्वारा, ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति किसी अच्छे कार्य को करने के विश्वास में या एक रीजनेबल बिलीफ के साथ ये एक्ट कमिट करता है। अब इसके बाद इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कोर्ट के ऑर्डर्स हैं ए को कि वो वाई को अरेस्ट करे, और ए जेड को अरेस्ट कर लेता है ये समझते हुए कि जेड वाई है। तो यहाँ पे ये माना जाएगा कि ए ने कोई ऑफेंस नहीं कमिट किया है, इसलिए क्योंकि ए को पता ही नहीं है कि जेड एक्चुअली में वाई नहीं है। ठीक है, वो जेड को ये मान रहा है कि वो वाई है, और उसने इसके बारे में इंक्वायरी भी कर ली है कि जेड ही वाई है, और उसके बाद उसने जेड को अरेस्ट किया है। तो यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया ए की तरफ से, तो इसलिए ए को ये माना जाएगा कि ए ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है। अगर वाई ये अलीज करता है या फिर वाई उसके ऊपर डिटेंशन का ब्लेम लगाता है, तो यहाँ पे माना जाएगा ए ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है। अब इसका एक हम दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए कोई सोल्जर है, उसने उसको उसके सुपीरियर ने ऑर्डर दिया टू ओपन फायर अगेंस्ट द मॉब, यानी कि उसको गोलियां चलाने का आदेश दिया एक भीड़ के ऊपर। और अगर वो ऑर्डर जो उसके सुपीरियर ने उसे दिया है वो न्याय के अनुरूप है या कानून के नियमों के अनुरूप है, दैट मीन्स कि दैट ऑर्डर इज इन कन्फॉर्मिटी विद द लॉ, तो वहाँ पर ये माना जाएगा कि सोल्जर ने कोई क्राइम नहीं कमिट किया है, सोल्जर ने लोगों का मर्डर कमिट नहीं किया है, वो सिर्फ अपने सुपीरियर के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था, एंड दोज ऑर्डर्स वर इन द कन्फॉर्मिटी विद द लॉ, और दोज ऑर्डर्स वर इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। ठीक है, ये हो गया सेक्शन 76। आई होप ये सेक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। और अभी हम सेक्शन 79 बताएंगे, उसके बाद दोनों में डिफरेंस बताएंगे, तो ये सेक्शन ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। सो नाउ मूविंग टू सेक्शन 79। अब जैसे सेक्शन 79 है, ये कहता है ये किस चीज़ से डील करता है। दिस सेक्शन डील्स विद द एक्ट्स डन बाय पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ, यानी कि ये ऐसे एक्ट्स को कवर करता है या ऐसे एक्ट्स को अपराध की श्रेणी से मुक्त करता है जो कि ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए हो जो कि वो करने के लिए, वो एक्ट कमिट करने के लिए जस्टिफाइड हो, यानी कि उसने जो भी एक्ट कमिट किया है वो न्याय संगत कमिट किया है, यानी कि दैट एक्ट इज़ लीगल, और यू कैन से दैट कि दैट एक्ट इज़ नॉट इलीगल, मतलब वो ये मान के चल रहा है कि ये एक्ट जो उसने कमिट किया है वो इलीगल नहीं है, या फिर उसके पास वो एक्ट कमिट करने के लिए एक जस्टिफिकेशन है कि एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन है कि उसने ये कार्य इसलिए किया, और वो रीजनेबल एक्सप्लेनेशन लॉ की बाउंड्रीज के विद इन फॉल होता है, या फिर वो रीजनेबल एक्सप्लेनेशन इलीगल नहीं है। ठीक है, और या फिर वो बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट अगेन, यानी कि वो ये समझता हो तथ्य की भूल के कारण कि वो जो एक्ट कमिट कर रहा है वो एक्ट जस्टिफाइड बाय लॉ है, यानी कानून के नियम के अंतर्गत है। ठीक है, अब इस सेक्शन को पढ़ लेते हैं कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज
done by any person who is justified by law or who by reason of mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith believes himself to be justified by law in doing it. यानी कि कोई भी एक्ट ऑफेंस नहीं माना जाएगा या कोई भी एक्ट अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा अगर वो एक्ट किसी ऐसे व्यक्ति ने कमिट किया है या अगर वो कार्य किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जो कि उस कार्य को करने के लिए न्याय संगत है या फिर जो कि उस कार्य को करने के लिए ये जो कि किसी तथ्य की भूल के कारण ऐसा बिलीव करता है या ऐसा विश्वास करता है कि वो जो कार्य कर रहा है वो कार्य न्याय संगत है। ठीक है, अब इसका इलस्ट्रेशन हम देख लेते हैं। मान लीजिए कि ए ने जेड को मर्डर करते हुए देखा और उस टाइम पे उसने अपना बेस्ट जजमेंट अप्लाई किया कि उसे जेड को डिटेन कर लेना चाहिए, उसे जेड को अपने पास रोक लेना चाहिए ताकि वो उसे अथॉरिटीज़ के सामने ले जा सके। जितनी भी जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं जो कि उसे इसके लिए चार्ज कर सकती है मर्डर कमिट करने के लिए, उनके पास ले जा सके। अब यहाँ पर अगर जेड ये क्लेम करता है कि ए ने उसे डिटेन किया एंड दैट इज़ अ क्राइम, तो ए ने यहाँ पे कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है। भले ही बाद में ये भी पता चल जाए कि जेड जो था उसने मर्डर नहीं कमिट किया था बल्कि वो सेल्फ डिफेंस में एक्ट कर रहा था, अपनी रक्षा कर रहा था। क्यों? क्योंकि बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट यहाँ पे ए को पता ही नहीं है कि असलियत क्या है या तथ्य क्या है। वो ये समझ रहा है कि जेड ने मर्डर किया है पर एक्चुअली में जेड सेल्फ डिफेंस में एक्ट कर रहा था। तो यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गई, यानी कि उसे पूरी तरीके से सिचुएशन के या सर्कमस्टांसेस के जो तथ्य थे वो पूरी तरीके से नहीं पता थे। तो यहाँ पे माना जाएगा कि ए ने कोई भी क्राइम कमिट नहीं किया जेड को डिटेन करके। अब नाउ डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 76 एंड 79। अब जैसे इसको आप पहले एक तरीके से ये समझ लीजिए, पहले हम बाउंड बाय लॉ और जस्टिफाइड बाय लॉ में डिफरेंस समझ लेते हैं। देखिए बाउंड बाय लॉ क्या होता है? जब कोई इंसान विधि द्वारा बाध्य होता है। ठीक है, पहले तो सिमिलैरिटीज़ की जान लेते हैं कि सेक्शन 76 और 79 में सिमिलैरिटी क्या है। दोनों ही मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात करते हैं। ठीक है, यानी कि बोथ दी सेक्शंस लेज डाउन द प्रिंसिपल ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यानी मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से या तथ्य की जानकारी की कमी के कारण या तथ्य की गलत जानकारी के कारण वो ऐसा बिलीव करते हैं कि वो जो भी कार्य कमिट कर रहे हैं वो कार्य या तो उन्हें कानून द्वारा बोला गया है कमिट करने को, ईदर दे आर बाउंड बाय लॉ टू डू इट, या फिर उनका कार्य कानून की नज़र में न्याय संगत है, जस्टिफाइड है लॉ के द्वारा। ठीक है, तो वो अपनी क्रिमिनल लाइबिलिटी को एब्जॉल्व कर सकते हैं या अपनी क्रिमिनल लाइबिलिटी से मुक्त हो सकते हैं उन कार्यों को लेकर। अब जो डिफरेंस है, देखिए सेक्शन 76 में मैंने आपसे पहले ही बोला था बाउंड बाय लॉ और जस्टिफाइड बाय लॉ, ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो 76 यूज़ करता है वर्ड बाउंड बाय लॉ और 79 यूज़ करता है वर्ड ये जस्टिफाइड बाय लॉ। अब इन दोनों वर्ड में डिफरेंस क्या है? बाउंड बाय लॉ का मतलब है विधि द्वारा बाध्य, यानी कि कोई व्यक्ति देयर इज सम काइंड ऑफ लीगल कंपल्शन, कोई व्यक्ति विधि के कंपल्शन में है या अपनी ड्यूटी के लिए बाउंड है, यानी कानून ने उसे कुछ ड्यूटीज़ दी हैं जिनको फुलफिल करने के लिए ही इज़ बाउंड बाय लॉ टू डू इट या ही इज़ अंडर द कंपल्शन ऑफ हिज ड्यूटी। ठीक है, अब जस्टिफाइड बाय लॉ का मतलब यहाँ पर ये है कि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है जो कि न्याय संगत है, यानी न्याय के अनुरूप है, अर्थात कि वो ऐसा कार्य कर रहा है जो वो न्याय के विरुद्ध जाके नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर है, उसे किसी पर्सन को अरेस्ट करना है, तो अरेस्ट करना मतलब किसी अपराधी को अरेस्ट करना है, तो किसी अपराधी को अरेस्ट करना पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है। ठीक है, तो ही इज़ बाउंड बाय लॉ टू डू इट। लेकिन अगर कोई सिविल पर्सन यानी कि कोई आम नागरिक अगर उस पुलिस ऑफिसर की हेल्प करता है किसी अपराधी को पकड़ने में, तो यहाँ पर वो उस अपराधी को डिटेन नहीं कर रहा है, यहाँ पर वो इलीगल काम नहीं कर रहा है, बल्कि वो ऐसा काम कर रहा है जो कि जस्टिफाइड बाय लॉ है, यानी कि वो एक लीगल काम कर रहा है। तो जो एक आम नागरिक कार्य कर रहा है पुलिस ऑफिसर की मदद करके, वो आएगा अंडर द कैटेगरी ऑफ जस्टिफाइड बाय लॉ, और जो पुलिस ऑफिसर काम कर रहा है वो उसका ड्यूटी बाउंड है, तो वो आएगा अंडर द बाउंड ऑफ लॉ, बाउंड बाय लॉ। नाउ अब इसके केसेस देख लेते हैं हम लोग। तो विधि द्वारा बाध्य यानी सेक्शन 76 के जो केसेस हैं वो पहले हम लोग देखते हैं। इसमें सबसे पहला केस है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस शिव मंगल सिंह का। अब इस केस के फैक्ट्स मैं आपको इजी वे में बता देती हूँ। देखिए केसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इनफैक्ट कुछ केसेस प्री में भी पूछ ले जाते हैं, उनके जजमेंट या फिर उनका नाम मेंशन करके कि वो केसेस किस सेक्शन से बिलोंग करते हैं।
तो आपको इसलिए इम्पॉर्टेंट केसेस हमेशा स्टडी करने पड़ेंगे, और मैंने इजी वे में बताने की कोशिश की है यहाँ पे, तो आप पहले समझ लीजिए। मैं आपको फैक्ट्स बता देती हूँ इस केस के। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस शिवमंगल सिंह। इस केस में क्या हुआ था कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स थे, उनको मर्डर के चार्ज के लिए ट्रायल किया जाता, यानी कि उन पर मर्डर का चार्ज लगा था और कोर्ट में उनका ट्रायल चल रहा था, और उन्होंने अपने डिफेंस में सेक्शन 76 की प्ली ली, यानी कि अंडर सेक्शन 76 उन्होंने प्रोटेक्शन मांगा कि ड्यू टू दी मिस्टेक ऑफ फैक्ट, या फिर ये कह लीजिए कि दे वर बाउंड बाय लॉ टू डू इट। ठीक है, वो उन्होंने ये बोला कि उन्होंने मर्डर किया क्योंकि उस समय उनकी ड्यूटी की ये रिक्वायरमेंट थी, या दे वर बाउंड बाय देयर ड्यूटी टू डू इट। और इसके लिए उन्होंने एक्सप्लेनेशन ये दिया कि जब पुलिस ऑफिसर्स एक भीड़ से डील कर रहे थे, तो वहाँ पर वो भीड़ हिंसक हो गई, वायलेंट हो गई, और उन्होंने उनके एसीपी को इंजर्ड कर दिया, हमला बोल दिया। तो इस दौरान उनके जो एसीपी थे, यानी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जो थे, वो घायल हो गए, और उसके बाद जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस थे, दे ऑर्डर्ड पुलिसमैन टू ओपन फायर। और जब उन्होंने शूटिंग स्टार्ट की, तो उस शूटिंग के दौरान दो भाई जो कि उस भीड़ का हिस्सा थे, वो शूटिंग के दौरान उनको गोली लग गई और वो मर गए। तो यहाँ पे कोर्ट ने ये बोला कि पुलिसमैन को मर्डर के लिए लाइबल नहीं ठहराया जा सकता है, दे वर नॉट हेल्ड लाइबल, बिकॉज कोर्ट थॉट कि यहाँ पे उन्होंने अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर पे काम किया, दे वर बाउंड बाय देयर सुपीरियर्स, और दे वर बाउंड बाय लॉ टू फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ देयर सुपीरियर। अब देखिए, इसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है इस सिचुएशन में कि क्या कोई व्यक्ति हमेशा अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर को फॉलो करने के लिए फॉलो करने से किसी भी क्राइम से बच जाएगा? यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने अपने सुपीरियर को ऑर्डर फॉलो करके कोई क्राइम कमिट किया है, तो क्या वो उस क्राइम की लाइबिलिटी से एब्जॉल्व हो जाएगा? क्या वो उस अपराध की श्रेणी से मुक्त हो जाएगा? तो यहाँ पे इसका आंसर है कि नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो भी सुपीरियर्स ऑर्डर दे रहा है, दोज ऑर्डर्स शुड बी इन कन्फॉर्मिटी विद द लॉ, यानी कि जो भी वो ऑर्डर्स दिए गए हैं, वो ऑर्डर्स हमेशा विद इन द लिमिट ऑफ लॉ होने चाहिए, यानी वो ऑर्डर्स न्याय के अनुरूप हों, या फिर वो ऑर्डर्स कानून के अनुरूप हों। ठीक है, कानून से बाहर जाकर अगर कोई सुपीरियर ऑर्डर दे रहा है, तो अगर आप उसे फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर आपकी क्रिमिनल लाइबिलिटी एब्जॉल्व नहीं होगी। अब इसी रिगार्डिंग एक नेक्स्ट केस है, दाखी सिंह वर्सेस स्टेट। इसमें क्या हुआ था कि एक व्यक्ति था जो कि जिस पर की चोरी का आरोप था, और उस चोरी के आरोप के लिए एक पुलिस ऑफिसर को उसे अरेस्ट करना था। ड्यूरिंग अरेस्ट उस बंदे ने, या उस व्यक्ति ने जो कि जिस पर चोरी का आरोप था, उसने रेजिस्ट किया अरेस्ट को, वो अरेस्ट नहीं होना चाहता था, तो उसने कुछ रेजिस्टेंस दिखाई। तो इस दौरान, इस रेजिस्टेंस के दौरान पुलिस ऑफिसर ने उसे शूट कर दिया, और जिससे कि वो व्यक्ति मर गया। अब यहाँ पे पुलिस ऑफिसर ने सेल्फ डिफेंस प्ली किया अंडर सेक्शन 76, ये बोला कि ही वाज बाउंड बाय लॉ टू डू इट ड्यूरिंग द अरेस्ट। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये बोला था, सेक्शन 46 यहाँ पे मैंने मेंशन किया है सीआरपीसी का, सेक्शन 46 ये कहता है सीआरपीसी का कि पुलिस ऑफिसर को ये पावर होती है कि वो सारे नेसेसरी मीन्स, जितने भी नेसेसरी या जितने भी आवश्यक तरीके हैं, वो इस्तेमाल कर सकता है टू अरेस्ट समवन, यानी किसी अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए कोई भी पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर होती है कि वो सारे आवश्यक तरीके इस्तेमाल कर सकता है। परंतु इस सारे आवश्यक तरीकों को इस्तेमाल करने के दौरान वो किसी ऐसे अपराध के व्यक्ति को शूट नहीं कर सकता है, या किसी ऐसे अपराध के व्यक्ति को मार नहीं सकता है जिसके अपराध की सज़ा डेथ या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट ना हो। यानी कि जो गंभीर अपराध के आरोपी होते हैं, उन अपराध की जिनकी सज़ा डेथ या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है, सिर्फ उन्हीं आरोपियों को पकड़ने के दौरान पुलिस के पास उन्हें मारने की या उन्हें शूट करने की इजाज़त होती है। तो यहाँ पे ये थीफ था जिसके ऊपर चोरी के चार्जेस लगे हुए थे, तो इसको मारना पुलिस की पावर में नहीं था। तो हियर पुलिस ऑफिसर फाउंड गिल्टी। नाउ मूविंग टू द केसेस जस्टिफाइड बाय लॉ, यानी कि 79 के केसेस। इस केस में सबसे पहला केस आता है स्टेट ऑफ एपी वर्सेस एन वेणुगोपाल। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि एक व्यक्ति था जिसके ऊपर आरोप था कि वो किसी के घर में रॉबरी के पर्पस से घुसा था, और उसके बाद उसके पास कुछ स्टोलन प्रॉपर्टी यानी कुछ चोरी का सामान पाया गया था। तो पुलिस ने पूछताछ के दौरान उस पर ज़्यादा क्रूएल्टी इन्फ्लिक्ट कर दी, उसको ज़्यादा टॉर्चर कर दिया, उसके साथ बहुत क्रूरता के साथ व्यवहार किया, उसे मारा पीटा, और
ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ही डाइड इन द कस्टडी, और वो कस्टडी में ही मर गया। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये बोला था कि पुलिस मैन आर गिल्टी हियर। क्यों? अब पुलिस मैन ने यहाँ पे सेक्शन 79 प्ली किया कि दे वर जस्टिफाइड बाय लॉ डूइंग इट, यानी कि वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो उनकी इन्वेस्टिगेशन जस्टिफाई थी, इन्वेस्टिगेशन में वो मर गया। तो कोर्ट ने यहाँ पर ये बोला था कि पुलिस मैन आर गिल्टी, दे कैन नॉट प्ली द डिफेंस अंडर सेक्शन 79 बिकॉज इन्वेस्टिगेशन करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को मार दे। इन्वेस्टिगेशन डू नॉट अलाउ टू इन्फ्लिक्ट क्रुएल्टी ऑन समवन, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेक्शन 79 का प्ली नहीं ले सकते हैं। दे वर नॉट जस्टिफाइड बाय लॉ डूइंग इट, ठीक है। कानून आपको ये अलाउ नहीं करता है कि आप इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी को इंजर करो या किसी पे क्रुएल्टी इन्फ्लिक्ट करो। अब इसी में इसी रो में एक सेकेंड केस है, राज कपूर वर्सेस लक्ष्मण। ये केस तो आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। इसमें राज कपूर जो फिल्म प्रोड्यूसर हैं उनकी बात की गई है। ही इज़ अ वेरी फेमस फिल्म प्रोड्यूसर, और इसमें सत्यम शिवम सुंदरम जो मूवी आई थी आपको पता भी होगा, तो उसकी बात की गई है। क्या हुआ था कि जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी तो एक व्यक्ति था जिसने राज कपूर पे केस कर दिया, ये कहते हुए कि ये जो मूवी है इसका कंटेंट ऑब्सीन है और इसे पब्लिक में नहीं दिखाया जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो राज कपूर थे उन्होंने सेक्शन 79 के अंडर में प्ली ली और ये बोला कि वो ऐसा बिलीव करते हैं या उनका ऐसा मानना है कि ये जो फिल्म वो दिखा रहे हैं ये CBFC यानी कि आपको पता है सेंसर बोर्ड जिसे हम कहते हैं, जिससे कि हम लोग फिल्म सर्टिफिकेट लेते हैं वेदर द फिल्म इज़ सूटेबल टू शो इन पब्लिक, टू एग्जिबिट इन पब्लिक और नॉट। तो यहाँ पे CBFC ने उनको सर्टिफिकेट दे दिया था कि फिल्म इज़ फुली सर्टिफाइड टू शो इन पब्लिक। तो इस वजह से उन्होंने ये बिलीव कर लिया कि उनकी फिल्म का कंटेंट ऑब्सीन नहीं है, और इसकी वजह से वो फिल्म उन्होंने पब्लिक में एग्जिबिट की। तो यहाँ पे इनको कोर्ट ने ये प्रोटेक्शन दिया था सेक्शन 79 का, और ये बोला था कि जो सर्टिफिकेट है, जस्ट बिकॉज कि ही गॉट सर्टिफिकेट फ्रॉम द सेंसर बोर्ड, सो ही इज़ नॉट गिल्टी फॉर शोइंग ऑब्सीन कंटेंट। ओके, क्योंकि यहाँ पे वो जस्टिफाइड है अपनी जगह पे, क्योंकि उन्हें सर्टिफिकेट सेंसर बोर्ड ने दिया है। अब हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात करते हैं। देखिए, मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मिस्टेक ऑफ फैक्ट के पीछे का रीज़न समझ लेंगे कि क्यों मिस्टेक ऑफ फैक्ट का डिफेंस दिया गया है, तो आपको ये दोनों सेक्शन बहुत ईजिली समझ में आ जाएंगे। मिस्टेक ऑफ फैक्ट का मतलब है कि तथ्य की भूल, इसे हम हिंदी में तथ्य की भूल कहते हैं। आप इसको यूँ समझ लीजिए कि जब कोई क्राइम कॉन्स्टिट्यूट होता है तो उसके मेन एलिमेंट क्या होते हैं? फ्री विल, यानी कि उस व्यक्ति की इच्छा है उस क्राइम को कमिट करने की, वो अपनी स्वेच्छा से, अपनी स्वयं की इच्छा से वो कार्य कर रहा है, उस पर कोई दबाव नहीं बनाया गया है। इसके अलावा उसके पास एबिलिटी है कि वो ये जान सकता है कि वॉट इज़ गुड एंड वॉट इज़ ईविल, यानी उसके पास ये एबिलिटी है डिसाइड करने की, ही कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन द गुड एंड ईविल। अच्छाई और बुराई में डिफ्रेंशिएशन उसे पता है। और ये डिफ्रेंशिएशन कोई भी व्यक्ति कैसे करेगा? ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज ऑफ फैक्ट्स, यानी कि उसे पूरी सर्कमस्टांसेस, पूरी सिचुएशन क्लियर है और इस बेसिस पे वो डिसाइड करता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो यहाँ पे जो नॉलेज ऑफ फैक्ट्स है वो इम्पॉर्टेंट है। तो अगर नॉलेज ऑफ फैक्ट्स ही नहीं है किसी व्यक्ति के पास, तो उसे कैसे पता चलेगा कि वो जो करने जा रहा है वो अच्छा है या बुरा है? तो यानी कि जो नॉलेज ऑफ फैक्ट्स है वो क्राइम के लिए इंटेंशन देती है। तो यहाँ पे अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो जाती है तो इट नेगेटिव्स द पॉसिबिलिटी ऑफ इंटेंशन टू कमिट क्राइम, और किसी क्राइम को कमिट करने के लिए इंटेंशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको आप इस तरीके से एक एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने रात के अंधेरे में किसी झाड़ी में गन फायर की। अब उसको नहीं पता था कि रात के अंधेरे में कोई एक दूसरा व्यक्ति उस झाड़ी के पीछे छुपा हुआ है, और वो जो गन शॉट है वो उस दूसरे व्यक्ति को लग जाता है और वो वहीं ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। तो अब यहाँ पे आप ये देखेंगे, चूंकि उसे इस बात का पता ही नहीं था, उसके फैक्ट्स जो थे वो अधूरे थे, यानी उसे पता नहीं था, उसने सिर्फ झाड़ी समझ के गन फायर की थी और उसे नहीं पता था कि उसके पीछे कोई व्यक्ति है। तो यहाँ पे इंटेंशन मिसिंग हो जाएगी क्राइम की। जब उसे पता ही नहीं था कि उसके पीछे कोई व्यक्ति है तो वो उसकी डेथ कमिट क्यों करना चाहेगा? यानी कि इंटेंशन टू कमिट क्राइम यहाँ पे मिसिंग है। ओके, तो ये आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स हैं वो जो क्राइम कमिट करने की इंटेंशन होती है उसको हटा देते हैं या उसकी पॉसिबिलिटी को पूरी तरीके से डिनाई कर देते हैं।
अब ये जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है ये एक मैगजीन पे बेस्ड है और मैगजीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए एग्जाम्स में मैगजीन्स आती हैं, डायरेक्टली आती है, उनका डायरेक्टली अर्थ पूछा जाता है, तो आपको अर्थ तो खुद ही याद करना पड़ेगा। मैं आपको इंपॉर्टेंट मैगजीन्स बताती रहूँगी ड्यूरिंग वीडियोज़। अब ये जो मैगजीम है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, इट इज़ बेस्ड ऑन मिस्टेक ऑफ फैक्ट का जो ये कॉन्सेप्ट है, इट इज़ बेस्ड ऑन दिस मैगजीम, इग्नोरेंशिया फैक्टी डोथ एग्जीक्यूसेड इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एग्जीक्यूसेड। अब मैं आपको इसका मतलब समझा देती हूँ। इग्नोरेंशिया फैक्टी यानी कि इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट, और एक्सक्यूजेड का मतलब है एक्सक्यूज। इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूज। यहाँ पे यही बात बोली गई है कि हम फैक्ट की इग्नोरेंस को एक्सक्यूज़ मान सकते हैं, यानी कि इसको एक एग्जेम्पशन मान सकते हैं। हम क्राइम से, अपनी क्रिमिनल एक्टिविटी से एक्सक्यूज़ लेने के लिए या ये साबित करने के लिए हमारी एक्टिविटी क्रिमिनल नहीं थी, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट का डिफेंस ले सकते हैं, उसको एज एन एक्सक्यूज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इग्नोरेंशिया ज्यूरिस, इग्नोरेंशिया मतलब इग्नोर, ज्यूरिस मतलब लॉ, यानी कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ नॉन एक्सिक्यूसेड, नॉन मतलब नो, एक्सिक्यूसेड मतलब एक्सक्यूज़। इग्नोरेंस ऑफ लॉ हियर इज़ नो एक्सक्यूज़, यानी लॉ का इग्नोरेंस, अगर हमें लॉ नहीं पता है, हम ये मान के चलते हैं कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, यानी लॉ ना पता होने का बहाना या लॉ ना पता होने का एक्सेप्शन हम प्ली नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इतने सारे लॉज होते हैं, ऐसे क्या होगा कि हर दूसरा व्यक्ति ये कहने लगेगा कि मुझे तो लॉ पता ही नहीं था, इसलिए मैंने सामने वाले व्यक्ति का मर्डर कर दिया, या इसलिए मैंने सामने वाले व्यक्ति के घर में चोरी कर दी। तो इसका मतलब ये, अगर आपको ये नहीं पता है कि चोरी करने के लिए पनिशमेंट है या चोरी करना लॉ के अगेंस्ट है, तो ये आपको नहीं पता है कि ये लॉ के अगेंस्ट है, तो आप इसका एक्सक्यूज़ नहीं ले सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आपको पता नहीं था कि चोरी करना लॉ के अगेंस्ट है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आपकी मॉरल ऑब्लिगेशन भी आ जाती है। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट की 3 कंडीशंस होती हैं, यानी कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट किन किन कंडीशंस में फॉलो किया जाता है। तो पहली कंडीशन, या फिर हम कब मानेंगे कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो ये है कि जो फैक्ट्स हैं जिन पे कि आप बिलीव कर रहे हैं, जैसे कोई भी व्यक्ति जिन फैक्ट्स को सच मान रहा है, वो फैक्ट्स अगर वाकई में सच होते तो जो उसने एक्ट किया है वो एक्ट उसका जस्टिफाइड होता, यानी कि वो एक्ट उसका सही होता। यहाँ पे इसका मतलब है कि जो फैक्ट्स हैं जिस पे वो बिलीव कर रहा है, मतलब जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं उनकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, पर जिन फैक्ट्स पे वो बिलीव कर रहा है, वो व्यक्ति बिलीव कर रहा है जिसने एक्ट कमिट किया है, वो फैक्ट्स ऐसे फैक्ट्स होने चाहिए कि उस व्यक्ति की जो गिल्टी इंटेंशन है या उस व्यक्ति की जो मेंस रिया आपको पता है कि किसी भी क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने में इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि जो उसकी गिल्टी इंटेंशन है वो फैक्ट्स उसकी गिल्टी इंटेंशन को पूरी तरीके से रिमूव कर दें। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे चुकी हूँ कि मान लीजिए कोई व्यक्ति, अब जैसे मान लीजिए आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति रात में दूर से उसको समझ आता है कि कोई जानवर जा रहा है, तो वो उस जानवर के पीछे पीछे जाता है, पर पास जाने पे उसको पता चलता है कि वहाँ पे वो कोई जानवर नहीं है, कोई व्यक्ति है। तो अब दूर से वो ये नहीं पता कर सकता है कि वो जानवर है या व्यक्ति है। तो यहाँ पे अब उसने ये बिलीव किया कि वो जानवर है, और अगर वो जानवर को समझ के मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट फेंक के मार देता कि जानवर को डराने के लिए, और वो ऑब्जेक्ट उस व्यक्ति को लग जाता, तो यहाँ पर ये माना जाता कि उसे पता ही नहीं था, तो यानी कि उसकी इंटेंशन मिसिंग थी कि वो किसी व्यक्ति को मार रहा है, वो ये समझ के मार रहा था कि जानवर है। तो यहाँ पे वो चीज़ जस्टिफाइड हो जाएगी कि जानवर समझ के मारना जस्टिफाइड बाय लॉ है, ठीक है, वो अपनी रक्षा के लिए किसी जानवर को ऐसे मार सकता है। तो ये हो गया। तो फैक्ट्स ऐसे होने चाहिए कि अगर वो वाकई सच होते तो वो जस्टिफाइड होते लॉ की नज़र में। इसके अलावा फैक्ट्स हमेशा रीजनेबल होने चाहिए, सुपरस्टिशन नहीं होना चाहिए। मतलब आप ये नहीं कह सकते हैं, या फिर सॉरी, मिस्टेक हमेशा रीजनेबल होनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपको कोई इसमें सुपरस्टिशन इन्वॉल्व नहीं हो सकता कि आपको डिवाइन ऑर्डर था या आपने सपना देखा कि जाके बी को मार दो, तो ये यहाँ पे ये जो मिस्टेक है वो रीजनेबल नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा मिस्टेक हमेशा मस्ट बी रिगार्डिंग दी फैक्ट होनी चाहिए, यानी कि मिस्टेक हमेशा फैक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए, लॉ से रिलेटेड मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब जैसे फर्स्ट कंडीशन के लिए मेरे पास एक और बेटर एग्जांपल है ताकि आपको फर्स्ट कंडीशन और अच्छे से समझ में आ जाए। अब जैसे आप मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो हाउस नंबर 5 में चोरी करने के लिए घुसना चाहता था, वो गलती से रात में हाउस नंबर 6 में घुस गया, तो वो ये डिफेंस नहीं ले सकता है कि मैं तो हाउस नंबर 5 में घुसना चाहता था, यहाँ पे फैक्ट की मिस्टेक हो गई और मैं हाउस नंबर 6 में घुस गया, मैं तो वहाँ चोरी नहीं करना चाहता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसकी जो गिल्टी इंटेंशन है वो एलिमिनेट नहीं हो रही है, वो घुसा स्टिल चोरी करने के पर्पज से ही था, भले ही वो 5 की जगह 6 नंबर हाउस में घुस गया, बट
करना वो चोरी ही चाहता था, और यहाँ पे चोरी करना एक गलत एक्ट है, पनिशेबल एक्ट है। तो ये यहाँ पे उसकी इंटेंशन चोरी करने की मिसिंग नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ये माना जाएगा कि फैक्ट्स अगर जो उसके फैक्ट्स हैं वो अगर हम बिलीव भी कर लें या फिर वो अगर सिचुएशन में ट्रू भी हो जाए, तो उसका जो एक्ट है वो जस्टिफाई नहीं कर रहा है, यानी कि जो फैक्ट्स हैं वो उस एक्ट को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा फैक्ट्स ऐसे होने चाहिए जो आपकी गिल्टी इंटेंशन को एलिमिनेट कर दें। फिर हम आते हैं एक्सेप्शंस पे। तो इस मैगज़िन के यानी कि इग्नोरेंशिया फैक्टी डोट एग्जीक्यूट, यानी कि इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट्स इज़ एन एक्सक्यूज़, इसके दो एक्सेप्शंस है कब ये मैगज़िन या कब ये डिफेंस अप्लाई नहीं होता है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के पास इनफ टाइम है, या फिर कोई व्यक्ति रीज़नेबल इंक्वायरी कर सकता है किसी भी फैक्ट पे बिलीव करने से पहले। अब जैसे मैंने आपको जानवर का एग्जांपल दिया, मान लीजिए रात में जैसे 2-3 फीट पे कोई व्यक्ति खड़ा है और उसे लगता है, उसकी नज़रें कमज़ोर हैं, उसे लगता है कि दूर से कि कोई जानवर है, तो और वो कुछ फेंक के मार देता है या फिर गोली चला देता है, तो यहाँ पे और उसने गोली चलाने से पहले बिल्कुल भी ये ज़रूरी नहीं समझा है कि वो अपना चश्मा पहन ले, तो यहाँ पे ये रीज़नेबल इंक्वायरी नहीं हुई, यानी कि उसने गोली चलाने से पहले ये क्लियर करना उचित नहीं समझा कि वो एक बार देख ले कि वो जिस पे गोली चला रहा है वो वाकई में जानवर है या फिर कोई इंसान है। तो यहाँ पे उसके पास यहाँ पे मौका भी था रीज़नेबल कंडक्ट करने का या रीज़नेबल इंक्वायरी करने का, वो इजीली चश्मा पहन के रिकॉग्नाइज कर सकता था और उसने ऐसा नहीं किया, तो ये माना जाएगा कि वो प्ली नहीं ले सकता है इस केसेस में। तो यानी कि अगर आपके पास मौका है रीज़नेबल इंक्वायरी करने का, तो कि जिससे कि कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए, तो फिर इस केसेस में आप यहाँ इसका डिफेंस नहीं ले सकते हैं या मिस्टेक ऑफ फैक्ट की प्ली नहीं कर सकते हैं एज अ डिफेंस। इसके अलावा जो इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट है वो किन केसेस में नहीं माने जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऑफेंस है या कोई क्राइम है जो कि जिसके एसेंशियल एलिमेंट में गिल्टी इंटेंशन आता ही नहीं है, यानी कि कोई ऐसा क्राइम जिसका नेसेसरी एलिमेंट, जिसको क्राइम होने के लिए जिस क्राइम को कमिट करने के लिए गिल्टी इंटेंशन नेसेसरी नहीं है, तो वहाँ पे इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट क्या एलिमिनेट करते हैं, ये गिल्टी इंटेंशन एलिमिनेट करते हैं, और किसी क्राइम के लिए जब गिल्टी इंटेंशन नेसेसरी ही नहीं है उसको क्राइम बनाने के लिए, तो इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, वहाँ पर उसको आप एज अ डिफेंस प्ली नहीं कर सकते। अब इसको डॉक्टर्स के केस में मान लीजिए कि जैसे नेग्लिजेंस का केस होता है, कभी कभी डॉक्टर्स की गलती से किसी डॉक्टर ने ज़्यादा एनेस्थीसिया दे दिया और पेशेंट की मौत हो गई, तो यहाँ पर इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट के तौर पे वो प्ली नहीं कर सकता कि उसे नहीं पता था कि ज़्यादा एनेस्थीसिया देने से पेशेंट की मौत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गिल्टी इंटेंशन की बात नहीं है, वो चाहता नहीं था कि पेशेंट की मौत हो। इस तरीके के नेग्लिजेंस के क्राइम में गिल्टी इंटेंशन मैटर नहीं करती, बल्कि नेग्लिजेंस के क्राइम में इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट ही मैटर करता है कि आपको फैक्ट की इंक्वायरी सही से करनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आप उसकी डिफेंस प्ली नहीं कर सकते हैं। अब इसी केसेस में जैसे इस 2 केसेस हैं, जब मैं केसेस बताऊंगी तो आपको ये दोनों एक्सेप्शंस और क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट केस इज आर वर्सेस प्रिंस। In this case, one person tried to take away some unmarried girl out of her father's possession, यानी कि उसके पिता के संरक्षण से कोई व्यक्ति एक अनमैरिड गर्ल को ले जाने की कोशिश करता है, और वो लड़की 16 साल से कम की होती है। तो उस टाइम पे लॉ होता था कि अगर कोई व्यक्ति या कोई लड़की 16 साल की नहीं कंप्लीट हुई है, इफ़ शी हैज़न्ट कंप्लीटेड द एज ऑफ 16 ईयर्स, तो उसे इस तरीके से उसके पिता की परमिशन के बिना नहीं ले जाया जा सकता था, उनके संरक्षण से बाहर नहीं किया जा सकता था। तो दैट वाज एन अनलॉफुल एक्ट। अब यहाँ पे वो व्यक्ति ये प्ली नहीं कर सकता है कि उसे ये नहीं पता था कि वो लड़की 16 साल की नहीं हुई है, ये इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट हुआ। अब उस व्यक्ति ने यहाँ पे ये प्ली किया था कि मुझे ये बात नहीं बता दी कि वो लड़की 16 साल की कंप्लीट नहीं हुई है, दैट्स व्हाई आई टुक हर अवे। तो यहाँ पे इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट नहीं प्ली की जा सकती, इसलिए क्योंकि वो रीजनेबल इंक्वायरी करके ये पता कर सकता था कि वो लड़की 16 साल की हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, इसके अलावा फिर एक केस है आर वर्सेस टॉल्सन का। इसमें देयर वाज अ वुमेन हु वाज डिजर्टेड बाय हर हस्बैंड, और विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज she did the second marriage, या she married another man।
क्यों? क्योंकि उसका हस्बैंड उसे छोड़ के चला गया था और उसे नहीं पता था कि उसे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि वो कहाँ चला गया है। तो यहाँ पे वो बाइगैमी के लिए उसको लायबल नहीं ठहराया गया उस औरत को, इसलिए क्योंकि उसने ये रीज़नेबली बिलीव किया था कि उसका हस्बैंड या तो मर चुका है, उसका हस्बैंड मर चुका है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये माना गया कि चूँकि शी डिडंट हियर एनीथिंग फ्रॉम हर हस्बैंड फॉर ईयर्स, तो उसका ये मानना बिल्कुल सही था कि उसका हस्बैंड मर चुका है और उसने ये मान के शादी कर ली। तो यहाँ पे उसने एक रीज़नेबल ग्राउंड था उसके पास दूसरी शादी करने का, तो इसलिए उसे बाइगेमी के लिए चार्ज नहीं किया गया। तो अब आपको समझ में आ गया कि किन केसेस में हम इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट का डिफेंस ले सकते हैं और किन केसेस में हम इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट का डिफेंस नहीं ले सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी चीज़ नहीं समझ आई है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा ये जो जनरल एक्सेप्शंस हैं ये सेक्शन 106 तक हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फर्दर उन एक्सेप्शंस के बारे में बताऊंगी जो जुडिशियल एक्ट से रिलेटेड होते हैं। सो टिल देन प्लीज़ बी सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।